चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 21 फरवरी न्यूज़ टुडे। तो पहली न्यूज़ है इसमें कि जो पोटेशियम है, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, जो पहली न्यूज़ है ये है कि पोटेशियम की उपेक्षा से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा शीर्षक से एक शोध प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो जो पोटेशियम की उपेक्षा से अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इस प्रकार से एक है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो मतलब कि जो भी हम जानते हैं पोषक तत्व जो होते हैं उसमें से एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इनके बारे में, इसमें क्या क्या है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा पोटेशियम पौधों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। भारत में पौधों की वृद्धि के लिए मैक्रो पोषक तत्व, ठीक है, के लिए एनपीके का आदर्श अनुपात 4:2:1 माना गया है। मतलब कि नाइट्रोजन 4, पोटेशियम 2 और क्या बोलते हैं, सॉरी, नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2 और पोटेशियम 1 होना चाहिए, 4:2:1। पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाने पर मृदा में पोटेशियम उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित 4 पूलों में मौजूद होता है। ठीक है, तो मृदा में जो पोटेशियम है वो 4 टाइप से होता है। सोइल सॉल्यूशन के, एसएस के, एक्सचेंजेबल पोटेशियम ई के, नॉन एक्सचेंजेबल के पोटेशियम एनई के और मिनरल पोटेशियम एम के। इनमें से सबसे बड़ा पूल खनिज पुल है, खनिज पुल जैसे फेल्डस्पार और अब्रक है, हालांकि ये पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है। हाँ, अब बात करते हैं शोध के अनुसार क्या क्या बातें इसमें आई है। वैश्विक कृषि मृदा का 20% पोटेशियम की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। तो जो वैश्विक कृषि मृदा है उसमें 20% में क्या बोलते हैं, पोटेशियम की कमी है। मृदा में नकारात्मक पोटेशियम संतुलन, मृदा में इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले पोटेशियम की तुलना में अधिक मात्रा में पोटेशियम का उपभोग कर लेती है। भारत में मृदा को पोटेशियम समृद्ध माना जाता है, हालांकि मृदा में नकारात्मक पोटेशियम संतुलन के कारण पैदावार खत्म होती है। ठीक है, तो मृदा में कभी कभी ज्यादा भी हम डाल देते हैं, तो उससे भी मतलब एक बैलेंस रूप में डालना चाहिए। जो 4:2:1 का रेशियो ना, ये बरकरार रहना चाहिए, सिंपल। चलिए, सीमित भू वैज्ञानिक भंडार कनाडा, बेलारूस और रूस के पास दुनिया का, अब ये देशों के नाम याद रख लेना कि पोटेशियम सबसे ज्यादा किसके पास में, कनाडा, बेलारूस, रूस, कनाडा, बेलारूस, रूस, कनाडा, बेलारूस, रूस। ठीक है, पोटेश उर्वरक की मौजूदा और कारण क्या है, उर्वरकों की बढ़ती मांग, कोविड-19, यूक्रेन संघर्ष, पर्याप्त, क्योंकि देखो बेलारूस और रूस दोनों के दोनों वहीं पर हैं, यूक्रेन के पास में, रूस का युद्ध चल रहा है। पर्याप्त पर्यावरणीय प्रकार, निकाले गए प्रत्येक टन पोटेशियम से लगभग 3 टन खदान अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यह अपशिष्ट बारिश के जरिए आसपास की नदियों और भूजल में बहता है, तो इससे क्या बोलते हैं, पर्यावरण प्रभाव भी होता है। चलिए अब हम देखते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। पोटेशियम भोजन के लिए उगाई जाने वाली सभी फसलों में मौजूद होता है। यह पौधों में लॉजिंग, तने के टूटने से फसल का झुक जाना या गिर जाने को रोकने में मदद करता है। तो कोई पूछ ले कि पोटेशियम किस में मदद करता है, तो तने को सही करने में मदद करता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी क्या है, ऐसी कोशिका भित्ति की स्थिरता और दबाव और स्फीति दबाव पर लॉजिंग के प्रभाव को कम करता है। तो कोशिका भित्ति की स्थिरता, परासरण, दबाव और स्फीति, ठीक है, इन चीजों को ये करता है। ठीक है, ध्यान रखना। पोटेशियम नाइट्रोजन के साथ पौधे की वृद्धि को संतुलित करने में मदद करता है, तो वृद्धि को भी संतुलित करने का काम ये करता है। अगली क्या है, पोटेशियम पादप कोशिका में शर्करा की उच्च सांद्रता को बढ़ाता है। तो ध्यान रखना, ये शर्करा की उच्च सांद्रता को बढ़ाता है, इससे फल मीठे हो जाते हैं। ये अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो पोटेशियम है एक एंट्रीफीज एजेंट के रूप में काम करता है। एंट्रीफीज एजेंट का मतलब परिणाम स्वरूप पाले के खिलाफ पादप सहनशीलता में सुधार लाता है। मतलब जो पाला पड़ता है सर्दियों के दौरान, उससे सहनशीलता आती है और सर्दियों की फसलों में भी ये सहायक होता है। और लास्ट बात क्या है कि पोटेशियम पौधे के भीतर पानी की मात्रा को विनियमित करने में सहायक है, इस प्रकार उन्हें सूखा प्रतिरोधी बनाने में सक्षम बनाता है। तो पोटेशियम के क्या क्या यूज हो गए, फसलों को सीधा रखने में, क्या बोलते हैं उनके परासरण में, भित्ति की स्थिरता में, इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको वृद्धि को संतुलित करने में, एंट्रीफ्रीज एजेंट, एंट्रीफ्रीज मतलब पौले को रोकने के रूप में, शर्करा की सांद्रता बढ़ाने के रूप में, ठीक है, और पानी की मात्रा को विनियमित करने के रूप में। अब बात करते हैं ला नीला, अल नीला चलिए, तो ट्रिपल डिप ला नीला, अनऑर्थोडॉक्स सर्कुलेशन एंड अनयूजुअल स्पिन इन एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया गया। क्या कहा गया है इसमें, यह अध्ययन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान ने किया है। इसमें कहा गया है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में 2022-23 की सर्दियों के दौरान प्रदूषण के रहस्यमय विपरीत रुझान दर्ज किया गया। मतलब कि जो PM 2.5 था उसमें विपरीत रुझान, मतलब वो नीचे गिरा।
दक्षिण पश्चिम भारत में असामान्य रूप से सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। पिछले कुछ वर्षों में अधिक प्रदूषित रहे उत्तर भारत में इस बार अपेक्षाकृत स्वच्छ वायु दर्ज की गई है। तो जहां ज्यादा हो रहा था इस बार हुआ है। क्यों हुआ? तो ट्रेंड रिवर्सल क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि 2022 की सर्दियों के दौरान असामान्य ट्रिपल डिप ला नीना परिघटना का अंतिम चरण देखा गया। ट्रिपल डिप के तहत ला नीना परिघटना लगभग 3 साल तक जारी रहती है। तो ट्रिपल डीप ला नीला परिघटना के कारण हमारे वायु शुद्ध हुई। अगर ये फैक्टर क्वेश्चन आ जाए ना स्टेटमेंट में, मजा आ जाए। चलिए, वायु की सामान्य, अब देखो अगर हम देखते हैं वायु का जो सामान्य दिशा, सामान्य अवधि में क्या होता है ना, वायु उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जिसको हम बोलते हैं बहती है। इसका मतलब यह है कि पंजाब से और गंगा के मैदानी इलाकों की ओर बहती है। इसी वजह से पंजाब में पराली जलाने से निकले प्रदूषक हवा के साथ दिल्ली की ओर प्रसारित होने लगते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा प्यारा इंडिया, तो दे ही नहीं रखा इन्होंने, चलो ऐसे कर लेते हैं ना, ये हमारा क्या बोलते हैं प्यारा इंडिया है, एक तरीके से मान लेते हैं। तो ये पंजाब से जब विंड इस तरीके से जाएगी तो क्या बोलते हैं दिल्ली प्रदूषित होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, ठीक है, 2022 की सर्दियों में वायु का प्रदूषण जो संचरण था वो उत्तर दक्षिण दिशा में हुआ। देखो पहले क्या होता था, उत्तर से पश्चिम, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्ली, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा से आने वाले वायु प्रदूषक दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों को पार करके पश्चिमी देशों और दक्षिण क्षेत्रों की ओर बढ़ गए। इस कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कम दर्ज किया गया। चलिए, ला नीना इस परिघटना के मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में, अब ला नीना की परिघटना क्या है इसको थोड़ा सा एक मिनट में समझते हैं कि मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागर सतह ठंडी हो जाती है या तापमान औसत समुद्री सतह से कम हो जाता है और यह परिघटना 3 से 5 साल में होती है। भारत में अधिक मानसूनी वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, ला नीना की वजह से, ठीक है, ला नीना की वजह से हमारे भारत में मानसूनी वर्षा अच्छी होती है। लेकिन अगर अल नीनो होती तो हमारे भारत में सूखा पड़ता है। तो ये ध्यान रही जाएगा हमें। अब बात करते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा ने मरूठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करने का वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। हर जगह महाराष्ट्र। चलिए, तो चलिए आरक्षण ही आरक्षण हो रहा है आजकल तो हमारे देश में। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक व्यापक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। इससे पहले 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एक अधिनियम को निरस्त कर दिया था। इस अधिनियम ने मरूठा समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों और राज्य लोक सेवा में आरक्षण का प्रावधान किया था। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, ये वापस एक लिया है। बेसरा मेरे, चलो भाई अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां की थी। क्या कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के लिए असाधारण परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है कि भाई मराठा अलग से नहीं है। इंदिरा साहनी मामले आप लोगों ने सुना होगा जिसके बारे में, ठीक है। इसको 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच के द्वारा अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पर 50% की सीमा तय की गई थी। तो आरक्षण की 50% की सीमा कौन से क्या बोलते हैं इससे तय की गई थी जजमेंट से, तो वो था इंदिरा साहनी केस। अनुच्छेद 16(4) क्या बोलता है कि राज्य का लोक नियोजन में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में प्रावधान करने में सक्षम है, लेकिन ओनली 50% आरक्षण दे सकता है। बिना किसी असाधारण परिस्थिति के आरक्षण का अधिकतम सीमा से अधिक होना स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। 50% की सीमा का अतिक्रमण करना एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो समानता पर नहीं बल्कि जाति आधारित शासन पर टिका होगा। कोर्ट ने यह भी माना है कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का मानदंड अनुपातिक प्रतिनिधित्व बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ध्यान रखने की बात है। विधेयक से जुड़ी चिंताएं क्या है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देगी, वही धरती पुत्र सन ऑफ द सोइल, अन्य समुदायों की ओर से मांग उठेगी। कल से वो भी बाकी लोग भी बोलेंगे। तो इसमें इंदिरा साहनी केस जरूर याद रख लेना, बाकी तो निरस्त हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के 200 वर्ष पूरे हुए। तो रानी चेन्नम्मा ने जो विद्रोह किया था उसके 200 वर्ष पूरे हुए। तो देखते हैं क्या था इसमें कि इस घटना के उपलक्ष्य में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसे कई सामाजिक समूह में कित्तूर में नानू रानी चेन्नम्मा अर्थात मैं भी रानी चेन्नम्मा हूं राष्ट्रीय अभियान का आयोजन कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा है, नानू रानी चेन्नम्मा मतलब कि मैं भी रानी चेन्नम्मा हूं। रानी चेन्नम्मा क्या थी भाई, इनके बारे में अगर हम हल्का सा भी जाने तो जो इनका जन्म था वो कर्नाटक के बेलगावी जिले में हुआ था, ककाती गांव में हुआ था, ठीक है। बेलगावी जिले के विधवा देसाई वंश के राजा मल्ल सर्जन से हुआ था। तो जो देसाई वंश के राजा थे मल्ल सर्जन सी, उनसे इनका विवाह हुआ था। इस प्रकार वे कित्तूर कर्नाटक की रानी बन गई थी, ठीक है। अपनी पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक बच्चे शिवलिंगापो को गोद ले लिया तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन आपको पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की
जो डलोजी की नीति थी, उसने बोला था कि अगर किसी के भाई बेटा नहीं होता है तो वो गोद लेकर नहीं सकते और उसका राज्य क्या बोलते हैं अंग्रेजों को मिला दिया जाएगा। लेकिन हुआ वही कि इन्होंने अपना राज्य नहीं सौंपा। तो यहां पर होता है कित्तूर विद्रोह। तो कित्तूर विद्रोह के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत का पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। रानी चेन्नम्मा ने जो उनका दत्तक पुत्र का निर्वासित करने के ब्रिटिश आदेश को नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एफलिस्टन को ब्रिटिश आदेश के खिलाफ पत्र भेजा। रानी चेन्नम्मा का आग्रह स्वीकार नहीं किया गया। गौरतलब है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाया गया था, ये बताई दिया था आपको। इससे पहले कित्तूर में इसे व्यवहारिक रूप से लागू किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करने वाला पहला उदाहरण था। तो इसके बाद ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई हुई। 24 में पहली लड़ाई में ब्रिटिश हार गए, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया। 1829 में बेलहोंगल किले में उनकी मौत हो गई। तो सिंपल सी बात है, कित्तूर विद्रोह 1824-29 क्यों हुआ था, तो क्या बोलते हैं वही दत्तक पुत्र वाला मामला था, झांसी की रानी वाला भी समझ सकते हो थोड़ा बहुत। चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगर बारे में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोलते हैं 3 नीतियां अपनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसके अलावा रिंग फेंस की नीति और सहायक संधि। चलिए अगर हम बात करें तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसके तहत किसी भी ऐसी देशी रियासत या क्षेत्र का ब्रिटिश सत्ता में स्वतः विलय हो जाता है जिसका शासक या तो कथित रूप से शासन करने में असमर्थ हो या बिना पुत्र उत्तराधिकारी के मर जाए। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने इसे आधिकारिक नीति बना दिया था। ध्यान रखना ये बात। चलिए ग्रीन वॉशिंग वर्ड को यूपीएससी ने 2-3 बार पिछली बार पीवाईक्यू में पूछ रखा है, तो याद रखना है। तो जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है ने प्रस्तावित दिशा निर्देशों पर जोरों से टिप्पणियां मांगी है। उपभोक्ता संरक्षण, ग्रीन वॉशिंग क्या है ये समझते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग वास्तव में एक प्रकार का भ्रामक और गुमराह करने वाला विज्ञापन है। इसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों, नीतियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इन्हें पर्यावरण या समाज के अनुकूल या हितैषी दिखाने का प्रयास करती है। इसके लिए बढ़ चढ़ाकर अस्पष्ट झूठे या आधारहीन दावे किए जाते हैं। इन गुमराह करने वाले शब्दों, संकेतों, तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। साथ ही इनके पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को छिपाकर सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। एक सिंपल वर्ड में समझाऊं कि भाई मेरी कंपनी मान लो एक कोई वाई नाम की, ठीक है, और वो बोल रही है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं जेड नाम का प्रोडक्ट है, ये तो पर्यावरण के लिए इतना अच्छा है कि हम 2070 के 2030 तक की नेट जीरो खत्म कर देंगे। मतलब इतना बढ़िया है, समझ रहे हो। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये क्या है, ग्रीन वॉशिंग है कि मैं मेरे ग्राहकों को बहला फुसला रहा हूं कि मैं क्या बोलते हैं पर्यावरण कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। अब दिशा निर्देश क्या आए हैं, तो दिशा निर्देश आए हैं कि एक तो आया लागू ना। ये दिशा निर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होंगे, चाहे विज्ञापन का फॉर्मेट, मीडियम कुछ भी हो। इन्हें विज्ञापन के सेवा प्रदाता, विज्ञापन दाता, समर्थनकर्ता सभी पे लगाया जाता है। विज्ञापन संचार पर लागू नहीं होंगे जो किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार नहीं करते हैं, ठीक है। जिस भी व्यक्ति पर ये दिशा निर्देश लागू होंगे वो ग्रीन वॉशिंग की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकता है। पर्यावरण अनुकूल होने के दावों की पुष्टि, क्लीन, ग्रीन, इको फ्रेंडली, इको कॉन्शियस, कार्बन न्यूट्रल, ये शब्द क्या बोलते हैं बिना पुष्टि के यूज हम लोगों ने देखे होंगे ना, हमारा है ये है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो इको फ्रेंडली नहीं है भैया। पर्याप्त डिस्क्लोजर करना होगा कि भाई हम पूरी तरीके से खुलासा करना होगा कि उसके उत्पाद के बारे में बताना होगा, ठीक है। और जो प्रकटीकरण है वो सभी उपभोक्ताओं को आसानी से मिल जाए और मतलब लैंग्वेज में भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। महत्वाकांक्षी और भावी पर्यावरणीय दावे केवल तभी किए जा सकते हैं जब स्पष्ट कार्रवाई और योजनाएं विकसित कर ली गई हो। ध्यान रखना ये चीज। अगला न्यूज है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, तो ग्लोबली तो डिजिटल के बारे में एक ही जो सोचता है तो वो है। तो इससे पहले इस गोल की घोषणा भारत में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में की गई थी। GDIH विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित हितधारकों का नेटवर्क होगा। ये नेटवर्क एक जैसे ही प्रयास करने, उत्पाद केंद्रित डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चुनौतियों का समाधान करेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर जिनेवा स्थित WHO के हेडक्वार्टर में इसका होगा। क्या करेगा ये, तो भाई साहब ये करेगा डिजिटल स्वास्थ्य पर क्या बोलते हैं वैश्विक रणनीति का समर्थन करेगा, मानकों को विकसित करेगा, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ावा देगा। इसके मूल स्तंभ क्या है, देशों के लिए आवश्यक ट्रैकर बनाएगा, राष्ट्र संसाधन पोर्टल बनाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स बनाएगा, आयोजना और ज्ञान का आदान प्रदान करेगा। तो इसमें देश के लिए आवश्यक ट्रैकर, संसाधन पोर्टल बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स बनाना, आयोजनाओं का ज्ञान और आदान प्रदान करना, संसाधनों का बेहतर तथा देशों की प्राथमिकताओं के अनुरूप योगदान करना। अगर हम भारत की पहलों की बात करें तो हमने 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम स्थापित करना।
इसमें हेल्थ इकोसिस्टम के भीतर अलग अलग स्रोतों से स्वास्थ्य संबंधित डेटा एकत्रित किया जाता है। भारत हेल्थ अकाउंट, आभा नंबर, स्वास्थ्य सुविधा, तो ऐसे बहुत सारे पहले हमने कर रखी है। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए तो आज की हम बात करते हैं अन्य सुर्खियां क्या है। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इरडाई, ये इसके पहले भी थी न्यूज में, अभी क्या हुआ है इसको, तो ने रिटेल प्रोडक्ट्स को पूरा करने के लिए एक सही कंपनी स्थापित करने की योजना का संकेत दिया है कि भाई जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम एक कंपनी बनाएंगे। इन रिटेल प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आएगा, रूफटॉप सोलर, पीएम कुसुम, इलेक्ट्रिक वाहन, B2G सेगमेंट्स, ऐसे बहुत सारे। तो इरडाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिनी रतन श्रेणी की पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में, NBFC के रूप में इसको बनाया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये काम करती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ऊपर ध्यान देती है, हमेशा के लिए ऊर्जा, नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आपका पासवर्ड कितना मजबूत है, तो 2023 में भारत फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 85th। ठीक है, तो हेनले और पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है कि भारतीय पासपोर्ट धारक कितने गंतव्यों तक बिना वीजा के जा सकता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाता है। 227 यात्रा गंतव्यों के लिए 199 अलग अलग पासपोर्ट्सों की वीजा महत्व की 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर व स्पेन प्रथम स्थान पर हैं। फ्रांस, जर्मनी। गरीबी और भुखमरी के लिए अनुकूलन IBSA फैसिलिटी फंड, तो भारत ने IBSA फंड में $1 मिलियन का अंशदान किया है। तो IBSA फंड क्या है, तो 2004 में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से की थी। तो देखो इसमें ब्रिक्स के 3 देश आ गए, ब्राजील, रशिया आएगा नहीं, इंडिया और साउथ अफ्रीका, BIS। यह फंड 2006 से परिचालन है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ, ये तो जानते होंगे आप, कि देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने से संबंधित योजनाओं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फोरम में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 2003 में औपचारिक रूप दिया गया था IBCA डायलॉग फोरम। तो IBCA में 3 देश शामिल है, ध्यान रखना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। वैसे इसका नाम ही बता रहा है IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए है। ग्रीन एनाकोंडा, वाह रे, तो ग्रीन एनाकोंडा वास्तव में आनुवंशिक रूप से 2 भिन्न प्रजातियां हैं। ग्रीन एनाकोंडा वास्तव में आनुवंशिक रूप से 2। ग्रीन एनाकोंडा के बारे में, ये सांप जहरीला नहीं होता, बोआ फैमिली, वाह, जहरीला नहीं होता, दुनिया का सबसे भारी सांप है, 550 पाउंड से अधिक होता है इसका। इसकी प्रजाति की मादाएं नर की तुलना में काफी बड़ी होती है, तो फीमेल यहाँ पर भी बड़ी है। आयुषीन स्थिति का है, लिस्ट कंसर्न है भाई। दलदली भूमि और धीमी गति से प्रभावित होने वाली धाराओं में रहते हैं। अमेजन और ओरिनाको बेसिन के दक्षिण में, ओरिनाको वेनेजुएला में, ठीक है, वन में लगभग 10 वर्ष रहते हैं ये जीवन का। मिश्रित वित्त क्या है, तो ब्लेंडेड फाइनेंस। गोवा राज्य सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने उपराष्ट्रीय स्तर पर मिश्रित वित्त सुविधा के लिए एक समझौता किया है। तो ब्लेंडेड फाइनेंस क्या होता है, इस सुविधा के माध्यम से राज्य के जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त की जाएगी। इसका इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू वेल्थ तकनीक, प्रकृति आधारित समाधान जैसे जलवायु संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण में किया जाएगा। मिश्रित वित्त विकास कार्य तो आवंटित वित्तीय साधनों का रणनीतिक उपयोग है। यह वास्तव में सतत विकास की दिशा में अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाता है। रियायती वित्त का इस्तेमाल किया जाता है, निजी निवेश का लाभ उठाने में एक साधन माना जाता है। मानव वन्य जीव संघर्ष, केरल ने वायनाड जिले में मानव संघर्ष के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव को 14 विशिष्ट जैसे समन्वय, संघर्ष के हॉटस्पॉट बनाओ, मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपए और गंभीर चोट की स्थिति में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। शिवनेरी किला कहां पर है भाई, महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में उन्हें श्रद्धांजलि आयोजित की गई। शिवनेरी किले के बारे में बात करें तो इसको 1595 में शासक बहादुर निजाम द्वितीय ने किले को मालोजी भोंसले को सौंप दिया था। पुणे महाराष्ट्र में स्थित 7वीं शताब्दी का सैन्य दुर्ग है। सब महाराज का जो शिवाजी महाराज थे उनका जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 12 मराठा सैन्य किलों में से एक है। इन किलों को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया शीर्षक से नामांकित किया गया था। तो यूनेस्को में शामिल है ये, जिसमें रायगढ़, राजगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, तोरण, देवगढ़ आदि शामिल है। एक्सरे बाइनरी स्टार्स, तो इसकी बात करें तो वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मैक्सी J1820+070 नामक एक ट्रांस 8 एक्सरे बाइनरी सिस्टम का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के लिए एस्ट्रोसेट की पूर्ण
वेवलेंथ क्षमताओं का इस्तेमाल किया गया है। एक्सरे बाइनरी स्टार्ट्स क्या है, तो बाइनरी स्टार्ट्स की एक विशेष श्रेणी है, एक्सरे उत्सर्जित करती है यह। बाइनरी स्टार सिस्टम गुरुत्वाकर्षण से बंधे दो स्टार्स की एक प्रणाली है। ये तारे कॉमन सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा करते हैं। तो जो बाइनरी स्टार होता है सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण से बंधे दो स्टार की एक प्रणाली होती है, जिसमें ए तारे जो होते हैं ये कॉमन सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा करते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम एक सामान्य तारे तथा एक विखंडित तारे से बना होता है। तो दो तारे, सामान्य और विखंडित। इस विखंडित तारे को व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल भी कहा जाता है। तो एस्ट्रोसेट खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए प्रति भारत का पहला खगोल मिशन है। ये एक्सरे, ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, स्पेक्ट्रल बैंड्स का अध्ययन करता है। जाम्बिया राजधानी है लुसाका। तो भारत ने हेजे का प्रकोप झेल रहे जाम्बिया को चिकित्सा सहायता भेजी है। तो पहले तो हम जाम्बिया की लोकेशन देखेंगे। दिस इज जाम्बिया। जाम्बिया और जिम्बाब्वे में कंफ्यूज मत होना। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। चलिए, तो अगर हम जाम्बिया की एक बार बॉर्डर्स देखें, ठीक है, तो जाम्बिया इधर जिम्बाब्वे से लग रहा है, इधर मोजाम्बिक से, मालावी से, ठीक है, तंजानिया से, डीआरसी से, अंगोला से, नामीबिया से। ये ध्यान रखना, ये साउथ अफ्रीका से नहीं लग रहा है, बोत्सवाना से लग रहा है एक हल्का सा। चलिए, तो अगर हम इसकी सीमाएं देखें तो तंजानिया से, मालावी से, मोजाम्बिक से, जिम्बाब्वे से, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और डीआरसी कोंगो से। नामीबिया का नाम सुन के कुछ याद आया होगा आपको। ऊंचे पठार पे स्थित है, यहाँ पर सवाना वनस्पति, पेड़ों से जाम्बेजी नदी है यहाँ पर। टंगानिका झील याद रखना, टंगानिका। सर्वोच्च शिखर माफिंग हिल्स, ये तो याद नहीं है। टंगिका झील जरूर याद रख लेना। चलिए, तो आज की करंट अफेयर्स खत्म होती है। धन्यवाद।